म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज हैं और उसमें से एक कैटेगरी है थीमेटिक फंड। और ये थीमेटिक फंड्स सभी एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि किस थीम पर बेस्ड हैं उस हिसाब से ये अलग अलग तरह के फंड्स हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। स्वागत है आपका फंडनामा के इस नए एपिसोड में। और आज थीमेटिक फंड्स पर बात करने के लिए, और बल्कि जैसा मैंने कहा कि अलग अलग थीम्स होती हैं, तो एक कमोडिटीज एक थीम है, उस पर हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर ललित कुमार। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। ललित जी, क्योंकि थीमेटिक फंड्स ऐसा है कि जब हम बात करते हैं बाकी फंड्स की, बड़ा सिंपल हो जाता है समझना, लेकिन थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, पहले तो वो एक कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, और फिर क्योंकि बहुत सारी थीम्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन सब पर हम बात करेंगे। बट सबसे पहले यदि आप मुझे ये बता सके हमारे व्यूअर्स को कि थीमेटिक फंड्स बेसिकली क्या होते हैं और क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो थीमेटिक फंड्स एक थीम के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो थीम बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जैसे कोई सेक्टर हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकता है। जैसे हम लोग कमोडिटीज फंड की बात करते हैं, तो ये भी एक थीम है जिसमें हम लोग कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो कमोडिटीज में क्या सब हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? कमोडिटीज में हम लोग मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग सीमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग केमिकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग एग्रोकेमिकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग आउटसाइड एसआईडी हम लोग ऑयल एंड गैस में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कमोडिटीज एक थीम है। ये थीम के अंदर एक से ज्यादा सेक्टर्स भी हो सकते हैं। इट्स नॉट ये एक सेक्टोरल फंड है, एक थीमेटिक फंड है जिसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स है, और वो थीम को हम लोग खेलते हैं। ललित जी, आपने कहा कि हम सीमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बताना बहुत जरूरी होगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हमारे व्यूअर्स ये समझे कि आप डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इक्विटी फंड है। केवल इक्विटी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग प्योर कमोडिटी में नहीं इन्वेस्ट करते। एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि जब थीमेटिक फंड्स की बात होती है तो हमेशा ये माना जाता है कि थीम्स जो होती है सीजनल होती है। तो इन्वेस्टर्स कैसे डिसाइड करें? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को समझना बड़ा आसान है, या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप को भी समझना आसान है। लेकिन यदि कुछ सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स की बात की जाए तो क्योंकि एंट्री और एग्जिट शायद यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो कैसे डिसाइड करें किसी थीम में कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, इसकी जानकारी एक आम निवेशक कैसे पा सकता है और कैसे वो डिसाइड कर सकता है? हम लोग का जो स्टाइल है किसी भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने का, वो हम लोग का काउंटर सिक्लिकल स्टाइल। तो जब हम लोग काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में, या जिस तरह से हम लोग चलाते हैं फंड को, तो जब कोई थीम या कोई सेक्टर नहीं चल रहा हो, उसके स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसमें कम हो, उस समय में हम लोग वो सेक्टर में जाकर के वो थीम में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल जाते हैं, जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है लोगों का, जब प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर का पीक हो जाता है, जब सारी कंपनीज उस सेक्टर में, उस थीम में पैसा बनाती है, हम उस सेक्टर से निकल जाते हैं। तो ये हम लोग का स्टाइल है, विच वी से काउंटर सिक्लिकल स्टाइल। इससे हम लोग का रिस्क कम होता है, हम लोग का रिटर्न ज्यादा होता है। सबसे अच्छी बात जो कमोडिटीज फंड की है, इसमें जो सेक्टर्स है वो एक दूसरे से कोरिलेशन कम है। तो हम लोग ये मैनेज करते हैं कि इसमें आपको एंट्री और एग्जिट से इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग टर्म सोचना। अच्छा। क्योंकि एक सेक्टर जो अच्छा किया है तो हम लोग वहां से पैसा निकाल के जो दूसरा सेक्टर है जो अच्छा नहीं किया है वहां पर हम लोग डाल देते हैं। अब फिर जब वो सेक्टर अच्छा करता है तो वहां से पैसा निकाल के हम लोग तीसरे सेक्टर में चले जाते हैं, जहां पे रिटर्न हम लोग को लगता है कि वो सेक्टर कब गिर गया है, उसमें पैसा ज्यादा बन सकता है, तो हम लोग रिस्क मिनिमाइज करते हैं और रिटर्न मैक्सिमाइज करते हैं। उसका जैसे कुछ मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए हमें लगता है कि कोयले का दाम ऊपर जा रहा है, तो कोयले का दाम ऊपर जा रहा है तो एल्युमिनियम अच्छा करेगा, तो हम लोग एल्युमिनियम में इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमें लगेगा कि कोयले का दाम नीचे गिरने वाला है, तो हम लोग फिर सीमेंट में जाके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कोयले का दाम जब नीचे जाएगा तो सीमेंट कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो जब एल्युमिनियम ऊपर जा रहा होता है तो सीमेंट गिर जाता है,
कि 2022 में हुआ। कोयले का दाम इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो वो $60-70 से $450 गया। एल्युमिनियम का प्राइस आपका 2000 से $3500-4000 पर टन चला गया। एल्युमिनियम कंपनीज अच्छा की, सीमेंट कंपनीज का अर्निंग्स गिर गया, सीमेंट कंपनीज गिर गई। तो उस टाइम पे एल्युमिनियम से आप पैसा निकाल के सीमेंट में डाल दीजिए, जो कि हम लोग ने किया। उससे हम लोग का रिटर्न भी अच्छा हो गया और रिस्क भी मिनिमाइज हो गया। तो ये जो कमोडिटीज फंड है, मल्टी सेक्टर है, वो रिलेशन सेक्टर्स के बीच में कम है, जिसके कारण हम लोग काउंटर सिक्लिकल स्टाइल है। हम लोग रिस्क मिनिमाइज करते हैं, हम लोग रिटर्न मैक्सिमाइज करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म स्टाइल रहेगा, और लॉन्ग टर्म में ये फंड इसलिए अच्छा कर सकता है। तो आपका मतलब ये जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि जनरली ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो थीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, जब उसके बाद एंटर करते हैं, तो कई बार टाइमिंग गलत हो जाती है। पर आपका कहना है ये है कि अगर हम बात करें कमोडिटीज फंड की, तो यहाँ पर आपको इस देखने की जरूरत नहीं है। स्पेशली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड में इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए फॉर द पर्पज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक इस फंड को भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट के बारे में नहीं सोचना है। तो इसमें कमोडिटीज फंड में जो हम लोग का स्टाइल है, एंट्री एग्जिट वो फंड मैनेजर डिसाइड कर लेते हैं, और वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे फंड मैनेजर वो डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर को वो सब चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि किस सेक्टर से कब एग्जिट करना है और कब एंट्री करना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करने का अच्छा प्रोसेस है। ललित जी, एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड की, तो इस फंड ने बम्पर रिटर्न्स दिए हैं और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को हेल्प की है वेल्थ क्रिएशन में। थैंक यू सो मच। लेकिन दो चीजें हमें जाननी है। एक तो ये कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है इस फंड में, तो क्या ये सही समय है इस फंड में एंटर करने के लिए? और दूसरा ये कि जो कंसिस्टेंसी रही है यहाँ पर, हालांकि आपने काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की और एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा जानना चाहूंगा कि जो कंसिस्टेंसी रही है इस फंड में, उसके पीछे और क्या क्या कारण रहे। तो पहला सवाल कि क्या इन्वेस्टर्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं? ये फंड हमें लगता है ये फंड अच्छा है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टर्स के लिए इसको टाइम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर इसको टाइम करते रहते हैं। राइट। इसी के लिए एज अ एसआईपी ये एक अच्छा फंड है लॉन्ग टर्म सोचना। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में, अपने ओवरऑल एलोकेशन में डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सेकेंड इज कि देखिए, थीमेटिक फंड फ्रॉम का जो रिस्क पैरामीटर है वो ऑफ कोर्स रिस्क पैरामीटर नॉर्मल फंड से ज्यादा होता है। हम लोग उसको मिनिमाइज करते हैं बाय बीइंग काउंटर साइक्लिकल। वी बाय एट हम जब सेक्टर नीचे होता है तब खरीदते हैं, जब सेक्टर ऊपर है तो हम तब बेचते हैं। पर रिस्क इसका और सब फंड से ज्यादा होता है नॉर्मल फंड। इसी के लिए वी ट्राई टू, हम लोग रिस्क कम करके रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क पैरामीटर ध्यान रखना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट जब वो फंड में एलोकेशन कर रहे हैं। मतलब किसी भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में पहले डाइवर्सिफाइड फंड्स को इंक्लूड करना चाहिए, जनरली हम बात करते ही हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर डाइवर्सिफिकेशन, एक एडिशनल फंड ये कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन कोई इन्वेस्टर सिर्फ इसी फंड से शुरुआत ना करे तो वो बेहतर रहेगा। और जो मैंने दूसरा सवाल पूछा आपसे कि इतनी अच्छे रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी, तो उसको थोड़ा सा मुझे और बताइए कि क्या क्या आपने ऐसा किया फंड के साथ में कि हमेशा कभी निराश नहीं किया फंड ने इन्वेस्टर्स को। सो थैंक्स अ लॉट आपको भी और इन्वेस्टर को जिन्होंने इस फंड में इन्वेस्ट किया और हम लोग पे ट्रस्ट शो किया। हम लोग एक स्टाइल है और दूसरा है एज अ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एज अ हाउस हम लोग कमोडिटीज पे काफ़ी फोकस करते हैं। काफ़ी सारे सेक्टर जो ग्लोबल सिक्लिकल है, जो डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, उस पर हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं। हम लोग का काफ़ी बड़ा टीम है, काफ़ी सारे सीनियर लोग भी हैं जो इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। सो ये जस्ट मेरा ही नहीं, आई थिंक पूरे एज अ हाउस ये हम लोग का स्ट्रेंथ है और हम लोग ने इस पूरे फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से संभाला है। हम लोग का अपना फ्रेमवर्क है, प्रोसेस है, उस फ्रेमवर्क को और प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत अच्छा करता है तो आप उसके साथ कैरी हो जाते हैं। हम लोग का प्रोसेस, हम लोग कोशिश करते हैं कि कैरी ओवर ना हो, उस प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर है, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन रखता है।
और वो हम लोग को काफी हद तक हेल्प किया टू गिव अ कंसिस्टेंट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल फॉलो। ललित जी, दूसरा सवाल है रिस्क को लेकर। मैं इस थीम की बात करूं उससे पहले इन जनरल थीमेटिक फंड्स में, क्योंकि थोड़े पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, सेक्टर्स एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है पर फिर भी सिलेक्टेड सेक्टर्स होंगे, सो थीमेटिक फंड्स में क्या रिस्क हो सकते हैं वो मुझे जनरल आप बताइए, फिर मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर थीम की। सो थीमेटिक फंड में 2-3 रिस्क है। एक होता है इसका वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। ओके। क्योंकि अगर आप सेक्टोरल बेट्स लेते हैं, से फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल फंड में, जो नॉर्मल फंड होगा उसमें काफी सारे सेक्टर्स होते हैं। एक थीमेटिक फंड में आपके 3 से 4 सेक्टर्स होंगे। कम नंबर ऑफ सेक्टर होंगे तो वोलेटिलिटी डेली लेवल पे ज्यादा होगा, और वो फंड मैनेजर हैज उसका ध्यान रखते हैं टू टेक ओवर दिस डेली वोलेटिलिटी। सेकंड इज फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव इज दैट स्टॉक कंसंट्रेशन इज टेंड्स टू बी हाई। ओके। आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स किसी पोर्टफोलियो में कम होंगे, सो और एक नॉर्मल फंड में ज्यादा होंगे। लेकिन इसको हम लोग रिस्क को मिनिमाइज करते हैं बाय बीइंग काउंटर सिक्लिकल। ओके। काउंटर सिक्लिकल इज अ वेरी गुड स्टाइल दैट वी फॉलो, दैट हैज वो कमोडिटी में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्प किया। ओके। अच्छा, आईसीसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड की ही बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट हो सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ डिसाइडेड है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ज्यादा लोकेशन होना चाहिए? तो हम लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, मार्केट कहाँ पे है, वो सेक्टर कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्मॉल कैप पे बेट लेना है, मिड कैप पे लेना है या लार्ज कैप पे लेना है। ओके। तो ये सेक्टर का फंक्शन है कि सेक्टर साइकिल में कहाँ पे है, एंड ऑल्सो मार्केट में वो मार्केट साइकिल कहाँ पे है। जब हमें लगता है जो काफी ज्यादा स्मॉल कैप चल गया तो हम लोग एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जब मार्केट बहुत सस्ता हो गया, जैसे 2020 में मार्केट, कोविड के बाद मार्केट बहुत सस्ता हो गया, तो हम लोगों ने एलोकेशन काफी चेंज कर दिया टुवर्ड्स स्मॉल कैप। जब मार्केट काफी चल गया तो हम लोगों ने एलोकेशन चेंज कर दिया फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप टू मोर टुवर्ड्स लार्ज कैप। तो हम लोग एलोकेशन एक्चुअली चेंज करते हैं बिटवीन सेक्टर्स, एंड सेक्टर के अंदर भी हम लोग एलोकेशन चेंज करते हैं। तो ये फंड काफी डायनामिक है, और ये इसका एक ब्यूटी है कि डायनामिक होने के कारण आप चेंजेस बहुत क्विक कर लेते हैं। ओके। तो आपने बात की फंड के बारे में, आपने बात की पूरी थीम के बारे में, और कोई इंपॉर्टेंट बात आप बताना चाहें इस फंड को लेकर? ये फंड इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, एसआईपी के लिए सोचें, डेली वोलेटिलिटी को पे उतना फोकस ना करें। लॉन्ग टर्म में ये फंड, अगर स्टाइल यही रहा तो ये फंड लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेगा। ललित जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे क्लियर कर दी, क्योंकि अक्सर थीम के बारे में, सेक्टर के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये सीजनल होते हैं, और गलती यहाँ पे यही होती है कि इन्वेस्टर्स अक्सर, क्योंकि हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखने के बाद में फिर, यानी कि स्कीम ने पिछले 6 महीने में, 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया, और फिर एंटर करते हैं, और फिर होता यह है कि वहाँ से जो एक्सपेक्टेशन लेकर इन्वेस्टर्स आते हैं वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी वो थीम या सेक्टर काफ़ी चल चुका होता है। बट जो आपने यहाँ क्लियर किया कि इस थीम में वो टेंशन ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ बने रह सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लैरिटी काफ़ी काम आएगी, और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर शायद ये फंड और ऐड होगा तो रिटर्न्स और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को मिल पाएंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लीजिए एक और सवाल आपसे कि आईसीसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का जो इस वक्त पोर्टफोलियो है वो कैसा है, कितने स्टॉक्स, कितने सेक्टर्स, और ज़्यादा फोकस आपका किस तरह की कमोडिटीज पर है, वेदर मेटल पर है या फिर नॉन मेटल है, एग्रो है, वो थोड़ा सा और मुझे विस्तार से आप बताइए। तो अभी हम लोग अगर पोर्टफोलियो पोजीशनिंग का देखेंगे तो स्टॉक जनरली 30 स्टॉक्स के आसपास इस पोर्टफोलियो में है। ओके। जो कि बहुत हद तक ये दिखलाता है कि रिस्क इज डाइवर्सिफाइड। सेकेंड इज सेक्टर जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव हैं, जो जैसे पोर्टफोलियो पोजीशन है, तो मेटल्स एंड माइनिंग, सीमेंट, ये 2 सेक्टर है जो जहाँ पे लार्ज फंड का काफ़ी पोर्शन वहाँ पे है। और इसके अलावा स्मॉल पोजीशन हम लोग के पास एग्रोकेमिकल और केमिकल साइड है, और कुछ ऑयल एंड गैस में। सो मेटल्स एंड सीमेंट, दीज आर द 2 सेक्टर्स जहाँ पे हम लोग ज़्यादा भी
फोकस है, जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव हैं इस फंड के पर्सपेक्टिव। ओके, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रफली कितना एलोकेशन होगा इस तरह का? तो इसमें लार्ज कैप हम लोग के 50-55% इसमें लार्ज कैप एलोकेशन है, स्मॉल कैप अराउंड 20% के आसपास होगा, और 20-25% के आसपास मिड कैप एलोकेशन। ललित जी, आपने समय निकाला हमारे लिए और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई इस फंड के बारे में। और सच कहूँ तो इस फंड को लेकर अवेयरनेस थोड़ी कम है, और थीम को लेकर तो हमेशा एक बात मानी जाती है कि थीम जो होती है सीजनल होती है, बट आपने ये सब कुछ आज क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका और सारे इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इस फंड में इन्वेस्ट किया। हमें उम्मीद है कि हम उनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और रिस्क भी मिनिमाइज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आज ललित कुमार जी ने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई थीमेटिक फंड्स के बारे में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड के बारे में, जिसे वो मैनेज करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि इन्वेस्टर्स इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो ये उनके लिए बहुत फायदे वाली बात हो सकती है। तो फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।